गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंदर इतिहास के स्रोत चल रहे हैं, जिसमें है जैन साहित्य। देखो, हमने कल बौद्ध साहित्य देखा था। बौद्ध साहित्यों में हमने त्रिपिटकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसी प्रकार जैनों में आगम ये प्राचीन जैन साहित्यों को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। इनकी भाषा है प्राकृत या अर्धमागधी। प्राकृत भाषा या अर्धमागधी इनकी लैंग्वेज है। ठीक है। प्राचीन जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, जिसकी भाषा प्राकृत या अर्धमागधी है। ठीक है। इसके अंदर आचारांग सूत्र और एक है भगवती सूत्र, इसके भाग हैं। ठीक है। आचारांग सूत्र में तो जैन भिक्षुओं के जो नियम हैं वो दे रखे हैं। किसमें? आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के नियम दे रखे हैं। जबकि भगवती सूत्र के अंदर भगवती सूत्र के अंदर 16 महाजनपदों और महावीर स्वामी के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। और ये आगम है। इनके 12 अंग मिले हैं, जिनमें आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र एक है। और आगम का अर्थ होता है पवित्र। क्या होता है? आगम का अर्थ होता है पवित्र। ठीक है। इसके बाद मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, ये विचार श्रेणी, प्रबंध चिंतामणि ये विचार श्रेणी की किताब इसको मानते हैं। ठीक है। एक आती है उद्योतन सूर्य की कोयलेमाला। इसमें भारत के ऊपर हुए शक आक्रमण का उल्लेख, हूण आक्रमण का, इसमें भारत के ऊपर हुए हूण आक्रमण का उल्लेख है। उद्योतन सूर्य की कोयलेमाला, इसमें भारत पर हुए हूण आक्रमण का उल्लेख है। और एक है जिनसेन, इसका आदि पुराण, जिनसेन और ये गुणभद्र 2 विद्वान हैं। जिनसेन ने लिखा आदि पुराण और गुणभद्र ने लिखा उत्तर पुराण। इन दोनों पुराणों को मिलाकर क्या कहते हैं? महापुराण। क्या कहते हैं? इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? महापुराण। और इस जिनसेन ने हरिवंश पुराण भी लिखा था। इस जिनसेन ने हरिवंश पुराण भी लिखा था, जो किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। महाभारत से संबंधित है। एक है रविसेन, जिसने पद्म पुराण लिखा था। जिसने पद्म पुराण लिखा था। इसकी विशेषता यह है पद्म पुराण की कि ये रामायण की कथा के ऊपर आधारित पहला जैन ग्रंथ है। रामायण की कथानक के आधार पर लिखा गया पहला जैन ग्रंथ है। कौन सा? ये पद्म पुराण। ठीक है। अब जैन साहित्यों में सबसे इंपॉर्टेंट है हेमचंद्र की 63 शलाका पुरुष। हेमचंद्र की
शलाका पुरुष, 63 शलाका पुरुष, अर्थात 63 महान पुरुष चरित्र, अर्थात इसमें 63 व्यक्तियों का उल्लेख है। कितने व्यक्तियों का? 63 महान व्यक्तियों का इसमें उल्लेख है। और 63 कौन कौन से हैं? 24 तो तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलभद्र। 9 बलभद्र, 63 हो गया ना। 9 बलभद्रों का इसमें उल्लेख दे रखा है। 24 तीर्थंकर, 12 महान राजा, 9 वासुदेव, जैसे अपने विष्णु भगवान है ना, तो उनके जो 9 अवतार है। 9 प्रतिवासुदेव, जो 9 अवतार कब लिए उन्होंने? यूँ समझो कि जब जब उनके टाइम पे कुछ लोग, जैसे कंस हो गया, रावण हो गया, ठीक है, हिरण्यकश्यप हो गया, ऐसे लोग, बलि हो गया, तो राइज हो गए थे और जनता को उत्पीड़ित कर रहे थे। 9 प्रतिवासुदेव, 9 तो वासुदेव, और 9 जैसे हीरो के अगेंस्ट में कौन होता है? विलेन, वैसे ये हो गया वासुदेव, और इनके अगेंस्ट में 9 प्रति वासुदेव ये हो गए, और 9 बलभद्र, ये कोई है जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे करके 63 हो गए। 24 और 12 36 और 9 45 और 9 54 और 9 63 हो गए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, कालांतर में 276 श्लोक और जोड़ता है। कौन? ये हेमचंद्र। और जो 276 नए श्लोक जोड़ता है, इसको क्या कहते हैं? परिशिष्ट पर्वन। इसी को परिशिष्ट पर्वन कहते हैं। और ये हेमचंद्र 12वीं सदी में हुआ था। 12वीं सदी में हेमचंद्र हुआ था, ठीक है। ये कुछ एक जैन साहित्य है। अब धर्मनिरपेक्ष साहित्य, अब है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य नंबर 1 कौटिल्य। इसकी रचना है अर्थशास्त्र, ठीक है। भाषा संस्कृत, समय 5वीं सदी, 5वीं सदी ईसा पूर्व, BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। 5वीं सदी ईसा पूर्व, तो 4वीं सदी ईसा पूर्व, 300 के आसपास में इसका आता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज है, ये पहला ग्रंथ है जो राजनीतिक शास्त्र पे लिखा गया है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पूरी किताब है उसके अंत में तो जो सिग्नेचर हो रखे हैं वह है विष्णु गुप्त। विष्णु गुप्त, जबकि प्रत्येक पेज के नीचे जो सिग्नेचर हो रखे हैं वो लिख रखे हैं कौटिल्य के नाम से। कौटिल्य, उसने प्रत्येक पेज के नीचे लिख रखा है कौटिल्य, अध्याय के लास्ट में, और लास्ट में जो बुक है कंप्लीट होती है वहाँ पे सिग्नेचर हो रखे हैं विष्णु गुप्त के नाम से। और पहली पुस्तक है जो राजनीतिक शास्त्र पे लिखी गई है। इसके अंदर 15 अधिकरण हैं और 150 अध्याय है और 180 विषय है। 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 विषय है इसके अंदर, ठीक है। ये राज्य व्यवस्था के बारे में लिखी गई है। उसके बाद आता है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा
राक्षस। देखो ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रचना 5वीं सदी संस्कृत भाषा, और इसका समय है 5वीं सदी, 4थी सदी, 34 ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है इसमें, जो 5वीं सदी है। अब देखो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये एक नाटक है। क्या है ये? एक नाटक है, ठीक है। और भारत का वह पहला नाटक जो नायिका विहीन है, ये नाटक है। इसमें कोई हीरोइन नहीं है, टोटल हीरो ही हीरो है। तो ये IAS में पूछते हैं यूपीएससी में कि इंडिया का वह पहला नाटक जिसके अंदर कोई नायिका नहीं है, भारत का पहला नाटक जो नायिका विहीन है, ठीक है। और ये राक्षस कौन था? जो ये धनानंद था उसका अमात्य था राक्षस, ठीक है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका अमात्य कौन था? कौटिल्य। तो इसके अंदर दोनों के बीच में जो एक दूसरे को सबक सिखाना और एक दूसरे के अगेंस्ट में जो कूटनीतिक चालें चली जाती है उसका उल्लेख किया गया है। भारत का पहला जासूसी ग्रंथ है ये, भारत का पहला जासूसी ग्रंथ है ये मुद्रा राक्षस। भारत का पहला जासूसी ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, ठीक है। और जो कौटिल्य इसका चंद्रगुप्त मौर्य था उसका महल का क्या नाम था? सुगांग। क्या नाम था उसके महल का? नाम सुगांग, यहीं से मिला है, सुगांग। देखो इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। चाणक्य, इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लिए एक महल बनवा लिया सुगांग। जैसे अपने हिंदू परंपरा के अंदर उसकी ओपनिंग नहीं हुई थी, मतलब नांगड़ नहीं हुई थी उसकी, ठीक है। तो उसमें प्रवेश करना वर्जित था, रुके हुए नहीं थे। और ये राक्षस था जो वापस से नंदों का राज्य स्थापित करना चाहता था। ये राक्षस और ये कौटिल्य कह दो या विष्णुगुप्त कह दो या चाणक्य, दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए थे, तक्षशिला स्कूल में, एक ही टीचर के शिष्य थे। तो दोनों माइंडेड आदमी थे, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए चाल चलते हैं। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता को बचाने के लिए और ये एक बार सत्ता को उलट करके नंदों की सत्ता को फिर से स्थापित करने के लिए। तो इसने क्या किया, महल के नीचे दूर से सुरंग बनवा दी और ऐसा प्लान किया कि जैसे ही इसकी नांगड़ वांगड़ होगी चंद्रगुप्त मौर्य इसमें आके सोएगा चुपके से रात को, या तो इसको आगे लगा देंगे या चंद्रगुप्त मौर्य को मार देंगे। तो निरीक्षण के लिए आया कौन? विष्णुगुप्त। कौटिल्य निरीक्षण के लिए आया। पूरा महल ढंग से पेंटेड हो गया, कलर वलर पर्दे वर्दे सब लग गए, बिल्कुल शानदार। लेकिन जाते जाते उसने देखा कि महल में कुछ एक चींटियां घूम रही है जिनके मुंह में रोटी के टुकड़े हैं, अर्थात अनाज के दाने हैं उनके मुंह में। अब ये बाहर आया और इसने इसको बुलाया चंद्रगुप्त मौर्य को और कहा कि साहब महल तो बढ़िया बन गया है लेकिन इसको आग लगा दो महल को। इसने कहा महाराज गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ऐसे कितना पैसा लगाया है हमने, क्यों आग लगाया? बोले मैं कह रहा हूँ ना आग लगा दी इसके महल के। तो गुरु का कहना टालता नहीं था वो, तो उसने आग लगवा दी। थोड़ी देर वो खड़े खड़े देखे तो अंदर से 50 आदमी निकले, गुफा बना रखी थी, जलते हुए बाहर आए। बोले आपको कैसे पता चला कि यहाँ आदमी है? बोले अभी तक हमने महल में प्रवेश ही नहीं किया और मैं अंदर गया तो चींटियाँ, उनके मुंह में रोटी के टुकड़े थे, तो कहाँ से आई? तो कुछ ना कुछ चाल मेरे को समझ में आ गई और मैंने उसमें आग लगवा दी। तो इस प्रकार इसके अंदर बताया गया है कि राक्षस कैसे चाल चलता है और कौटिल्य कैसे उसको सबक सिखाता है, ठीक है। उसके बाद ये कालिदास के नाम देख लो। कालिदास के अंदर रघुवंश है, मालविका अग्निमित्र है, विक्रमोर्वशी है, कुमार संभव है, ये सब हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। एक आता है बाणभट्ट। बाणभट्ट इसने हर्षचरित्र, कादंबरी और पार्वती परिणय इसकी रचना की थी। पार्वती परिणय, ठीक है। हर्षचरित्र इसने जो लिखा था उसके अंदर इस बाणभट्ट का खुद का उल्लेख है, खुद की जीवनी है और हर्ष के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। और पार्वती परिणय वो शिव जी वाली कहानी इसमें बताई गई है, ठीक है।
और भारत का जो सबसे अगर प्राचीन इतिहास भारत का कई ढंग से ऐतिहासिक वैज्ञानिक तरीके से किसने लिखा है, ठीक है, तो वह है कल्हण। राजतरंगिणी कश्मीर के थे, 11वीं सदी में 1148 में हुए थे राजतरंगिणी फर्स्ट। इसे भारत का पहला वैज्ञानिक तरीके से लिखा हुआ इतिहास मानते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके पार्ट है जोनाराज था और हर्ष था, श्री हर्ष था, उसने इसके पार्ट लिखे हैं, पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट यही है, राजतरंगिणी फर्स्ट को भारत का पहला वैज्ञानिक तरीके से लिखा हुआ इतिहास मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एक विदेशी इतिहासकार देख लेते हैं। हेरोडोटस इसे इतिहास का जन्मदाता कहते हैं। विदेशी इतिहासकार, विदेशी साहित्य, हेरोडोटस। हिस्ट्री या हिस्टोरिका इसकी रचना है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इतिहास का जन्मदाता इसको मानते हैं, ठीक है। इसे इतिहास का जन्मदाता हम मानते हैं, ठीक। कितना टाइम है? 60 कॉल आ रहा है। इसे इतिहास का जन्मदाता मानते हैं और ये हमें बताता है कि जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया था उसका डेरियस वाला, कि जो सिंध वाला बेल्ट है उसके ऊपर दारा का अधिकार था, ये इसकी पुष्टि करता है। कौन? हेरोडोटस, ठीक है। एक आता है इसके अंदर सिकंदर के समकालीन जो इतिहासकार थे। सिकंदर जब भारत आया था अटैक करने के लिए, उसके लिए उसके साथ 3 इतिहासकार आए थे, नियार्कस, एनोसिक्रेट्स और एरिस्ट्रोबुलस। नियार्कस, एरिस्ट्रोबुलस, ओनेसिक्रेट्स। ठीक है। नियार्कस की तो कोई रचना हमें प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। और जो ओनेसिक्रेट्स है इसकी रचना हमें मिलती है लाइफ ऑफ द सिकंदर, लाइफ ऑफ द अलेक्जेंडर। और ये एरिस्ट्रोबुलस है, इसकी रचना है हिस्ट्री ऑफ वार। क्या इसकी रचना? हिस्ट्री ऑफ वार, ठीक है। इसके बाद मेगस्थनीज आता है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस का राजदूत था। और इसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है उसका? इंडिका। लेकिन इंडिका वर्तमान में मौजूद नहीं है। इंडिका वर्तमान में मौजूद नहीं है। इंडिका के जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, इनकी पुस्तकों में हमें इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। एक आता है प्लेनी, उसने लिखा नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी, ज्योग्राफी। एक आता पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। देखो इसके अंदर भारत और जो यूनान के बीच जो व्यापार होता था उसका उल्लेख दे रखा है। इसका लेखक अज्ञात है, इसका लेखक पता नहीं है। भारत और यूनान के बीच में जो व्यापार होता था उसका उल्लेख है। और जो अरिकामेडू, जो भारत के दक्षिण में तट है, उसके ऊपर जो बंदरगाह बने हुए थे अरिकामेडू, उसका उल्लेख पहली बार यही करता है, ठीक है। इसके बाद फाइयान,
ये 4वीं सदी में आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। फाकाओ की इसकी रचना है। हैंसांग सी यू की इसकी रचना है। ठीक है। फिर इतिसिंग, हाँ, इतिसिंग, तारानाथ, क्योंझर म्यूंझर, ये इसकी रचनाएं हैं। इस प्रकार ये विदेशी साहित्यकार अपने हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।